हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सिलेबस का और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में जो है सैम्पलिंग्स की टेक्निक्स को एक्सप्लेन करूँगी विथ नोट्स। ओके। और हाँ, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। तो सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन से जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च करने वाले होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है। जैसे 100 लोग हैं कम्युनिटी में, उसमें से हम 10 लोगों को ले रहे हैं एज ए सैंपल, ताकि हम 100 लोगों का डाटा उनके बेस पे कलेक्ट कर सके। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग जो है मेजर 2 टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट आती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देन सेकेंड आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो आगे चल के 5 सब टाइप में डिवाइड होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है आगे चल के 4 सब टाइप में डिवाइड होती है। ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग ही जो है होता है संभावना। ठीक है। मतलब संभावना के बेस पे जो है सैंपल कलेक्ट करना। ठीक है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है इक्वल चांस देना या फिर बराबर मौका होना। इस टाइप में जो है हर पर्सन या फिर हर यूनिट को पॉपुलेशन में से सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी को चूज़ करेंगे, यहाँ पर जो है हर किसी को चांस मिलता है कि किसी को भी सेलेक्ट कर लिया जा सकता है। मतलब ये जो प्रोसेस होती है साइंटिफिक होती है और अनबायस्ड होती है। ठीक है। इन दिस टाइप every individual in the population has an equal and known chance of being selected. It is an scientific and unbiased method of sampling. मतलब इसमें किसी को भी मौका मिल सकता है कि कोई भी ऐसे सैंपल सेलेक्ट हो सकता है। ये मेथड जो है अनबायस्ड होती है और एक मतलब किसी का पक्ष नहीं लेने वाली एक प्रोसेस होती है। ठीक है। जिसके टाइप्स 5 टाइप्स हैं। हम पहला टाइप देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि इसका हिंदी में जो है सरल, रैंडम यानी कि एकदम नॉर्मल, और सैम्पलिंग यानी कि सैम्पलिंग। ठीक है। मतलब एक नॉर्मल सैम्पलिंग हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसमें क्या होता है कि हर एक मेंबर को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने के लिए। सेलेक्शन इज डन बाय लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल और कंप्यूटर। मतलब इसमें कैसा होता है, सिलेक्शन जो है लॉटरी मेथड जो होती है ना कि कार्ड निकाला हो गया, इस मेथड से होती है, या फिर कंप्यूटर से भी जो है इसमें एक लोगों का सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए सेलेक्टिंग 10 पेशेंट रैंडमली फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 100 पेशेंट। मतलब कि कोई 100 पेशेंट की लिस्ट है, जिसमें से हमने किसी भी रैंडम 10 लोगों को जो है सेलेक्ट कर लिया और उन्हें एज ए सैंपल ले लिया। मतलब उनका नाम वाम कुछ नहीं जाना, बस एक यूनिट थी जहाँ 100 पेशेंट थे, वहाँ से हमने 10 पेशेंट को रैंडमली उठा लिया। तो ये कौन सी मेथड हो गई? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी अगली सैम्पलिंग आती है सिस्टमिक सैम्पलिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, एकदम व्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित सैम्पलिंग की जाती है। मतलब व्यवस्थित नमूनों का चयन किया जाता है इसमें। ठीक है। एवरी की टीएच एलिमेंट लाइक 5 और 10% फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट इज सेलेक्टेड। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गैप के बीच में जो है सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि सेलेक्टिंग एवरी 5/5 पेशेंट फ्रॉम द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल रजिस्टर। यानी कि जैसे 1 से 5 तक छोड़ दिया, उसके बाद 5वां पेशेंट उठा लिया, फिर 4 छोड़ दिए बीच में, 10वें पेशेंट को उठा लिया, फिर 4 छोड़ दिए बीच में, 15वां पेशेंट उठा लिया। ऐसे करके 5-5 को छोड़ के हर 5वें नंबर के पेशेंट को हमने उठा लिया। ठीक है। तो ये कौन सी सैम्पलिंग हो गई? सिस्टमिक सैम्पलिंग हो गई, जिसमें हर एक जो है बंदों के बीच में से हमने उठा लिए। जैसे हॉस्पिटल का रजिस्टर था, उसमें 100 पेशेंट थे, हमने जो है 4-4 5-5 पेशेंट को छोड़ के एक पेशेंट को वहाँ से उठा लिया, उनका डाटा हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया? एक सिस्टमिक सैम्पलिंग हो गई, जहाँ पे लोगों को एक व्यवस्थित इसमें हमने लिया और उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है।
स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या किया जाता है कि इसमें एक ये होता है, सब ग्रुप होता है, मतलब लोगों को सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसे जो है रिसर्च की लैंग्वेज में इसे स्ट्राटा कहा जाता है। ठीक है, स्ट्राटा का मीनिंग होता है ग्रुप या फिर लेयर। पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टर, जैसे कि जेंडर हो गया, या फिर एज के ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, एजुकेशन के ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया कि मेल मेल एक तरफ हो जाएंगे, फीमेल फीमेल एक तरफ हो जाएगी, या फिर ओल्ड एज वाले उधर हो जाएंगे और उससे कम एज वाले इधर हो जाएंगे। तो ऐसे हम पॉपुलेशन को बांट देंगे और फिर हर एक ग्रुप में से रैंडमली हम सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप स्ट्राटा, जिसे स्ट्राटा कहा जाता है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर और डिसीज। ठीक है, रैंडम सैंपल आर देन टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप, और उसके बाद हम लोग जो है उन्हें ग्रुप में डिवाइड करेंगे डिसीज़ के बेस पे, जेंडर के बेस पे, या फिर एज के बेस पे हमने उनको डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को, और उसके बाद जो है रैंडमली किसी को भी उठा लिया और उसमें से उससे इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए डिवाइडिंग पेशेंट इनटू मेल एंड फीमेल ग्रुप एंड सेलेक्टिंग इक्वल सैंपल फ्रॉम बोथ। ओके, अब जो अगला पॉइंट आता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप या फिर एरिया। ये क्लस्टर जो है लिखा हुआ, इसका मीनिंग होता है ग्रुप या फिर एरिया। ठीक है, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि विलेज हो गया, या फिर हॉस्पिटल हो गया, या फिर स्कूल हो गया, या फिर कुछ और उसमें से जो है कुछ क्लस्टर को रैंडमली उठा लिया, जैसे कि द पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स सच एज अ स्कूल, हॉस्पिटल और विलेजेस। सम क्लस्टर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड एंड ऑल मेंबर्स इन दोज क्लस्टर्स आर स्टडीड। जैसे कि अब कोई हमने एक एरिया ले लिया, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमने विलेज होगा बहुत सारे, उसमें से एक विलेज को डिवाइड कर दिया क्लस्टर के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में, और वो एक किसी गांव को ही पूरा सेलेक्ट कर लिया, और वहाँ पे जाके हम किसी भी पूरे बंदों का जो है वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी, क्लस्टर सैम्पलिंग, कि भाई एरिया को डिवाइड कर दिया और उस डिवीज़न में से एक कोई भी एरिया चूज़ कर लिया और वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों के ऊपर हमने स्टडी कर ली। ठीक है, सिलेक्टिंग 3 विलेजेस रैंडमली फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग ऑल पीपल इन दोज विलेज, यानी कि एक कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमने 3 विलेज को ये किया, सेलेक्ट किया, और वहाँ पे जाके हमने वहाँ के पूरे जो पॉपुलेशन है उसे स्टडी किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, कि पूरा एरिया कवर करके हमने जो है स्टडी कर ली। ओके, उसके बाद जो आएगा अगला पॉइंट हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होगा, मल्टी यानी कि जो है बहुत सारे, मल्टी का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे, और स्टेज का मतलब होता है स्टेप। ठीक है, तो यानी कि जो सैम्पलिंग में 2 या उससे ज़्यादा स्टेज में किया जाता है, जिस सैम्पलिंग प्रोसेस को 2 या उससे ज़्यादा स्टेज में किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग इज डन इन 2 और मोर स्टेज ऑफ्टन कंबाइनिंग सेवरल मैथड। सैम्पलिंग को 2 या उससे ज़्यादा स्टेज में किया जाता है, मतलब पहले कुछ बड़े ग्रुपों को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से छोटे ग्रुप को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट देन विलेज देन फैमिलीज विद इन दोज विलेजेस, जैसे कि हमने पहले एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, फिर विलेज को सिलेक्ट किया और फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया उसके बाद, और जो ऐसे हमने जो है बार बार सिलेक्ट करके जो है सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने उनकी सैम्पलिंग ली या फिर उसमें से सैंपल कलेक्ट किया, उनके ऊपर स्टडी की। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बार अगर हम चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं, सैंपल को चूज़ कर रहे हैं, तो उसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब इसमें यही इंक्लूड होता है कि हर एक पर्सन को जो है इक्वल ये नहीं मिलता है कि वो सैंपल बन सके, यानी कि इसमें क्या होता है, रिसर्चर की चॉइस होती है कि उसे एक किसके ऊपर रिसर्च करना है, और मतलब किसके ऊपर उसे रिसर्च करना है, किसी के ऊपर स्टडी करनी है, ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है वो किसे चूज़ करता है। ओके, in this type, not every individual in the population has a chance of being selected. Selection depend on the researcher choice, convenience,
और पर्पस, इट इज़ लेस साइंटिफिक बट इजी, क्विक एंड इनएक्सपेंसिव टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, ये मेथड जो होती है बाइस्ड हो सकती है लेकिन इजी और एक्सपेंसिव होती है। मतलब इसमें जो है सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, रिसर्चर की चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किसे सिलेक्ट करना चाहता है और किसके ऊपर उसे रिसर्च करनी है। ठीक है, तो और ये क्या होती है, इसमें हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो सैंपल बन सके। ओके, तो इसके इसके कितने 4 सब टेक्निक्स होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी कि सुविधाजनक या फिर हमारे मतलब बहुत ही इजी सैम्पलिंग। ठीक है, द रिसर्चर सिलेक्ट पीपल हु आर इजीली अवेलेबल ऑन द कन्वीनियंट टू स्टडी। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर है वो जो है आसानी से जो है उन पीपल को सेलेक्ट कर लेता है जो उस टाइम पर अवेलेबल हो और उनकी स्टडी कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सिलेक्टिंग पेशेंट हु आर प्रेजेंट इन द वार्ड एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन। मतलब इसमें क्या कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि भाई जो इंसान प्रेजेंट है उनके ऊपर जाके सीधा स्टडी कर लिया और हमने दूसरे लोगों पेशेंट को नहीं दिया किया, क्योंकि ये ईजी भी होता है और सिंपल भी होता है कि जो लोग पेशेंट वार्ड में अवेलेबल है डाटा कलेक्शन के टाइम पे उनसे गए, इन्फॉर्मेशन ली, डाटा कलेक्ट कर लिया और सैंपल कलेक्ट हो चुका। तो ये क्या कहलाती है, एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, और ये काफ़ी इजी होती है और इनएक्सपेंसिव यानी कि एक्सपेंसिव भी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारा अगला पॉइंट पर्पोसिव या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग इसे हम कहते हैं। ठीक है, द रिसर्चर पर्पसफुली चूजेस पार्टिसिपेंट्स हु हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द स्टडी। मतलब इसमें क्या होता है कि रिसर्चर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जो है सैंपल्स को सेलेक्ट करता है कि उन्हें किसकी ज़रूरत है या फिर उसे किसके ऊपर स्पेसिफिक स्टडी करनी है, उसे वो सिलेक्ट करता है। ठीक है, पर्पोसिव का मतलब ही होता है पर्पस के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, रिसर्चर उन लोगों को चूज़ करता है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर रखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डायबिटीज़ के लिए सिर्फ डायबिटिक पेशेंट वाले को जो रिसर्चर है वो सिलेक्ट करता है। मतलब कि जिस टॉपिक पर रिसर्च उस करनी है उससे रिलेटेड लोगों को ही रिसर्चर लेता है और उनके ऊपर स्टडी करता है। ठीक है, जो अगला पॉइंट आता है वो हमारा आता है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग यानी कि कोटा का मीनिंग होता है एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सैंपल के इतने नंबर तक जो है सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, द रिसर्च इंश्योर दैट सर्टन कोटा और नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप इज इंक्लूडेड। रिसर्चर जो है हर ग्रुप से फिक्स नंबर का सैंपल जो है वो कलेक्ट करता है हर ग्रुप से और वहाँ पर उनके ऊपर स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल के लिए सिलेक्टिंग 20 मेल एंड 20 फीमेल पार्टिसिपेंट फॉर स्टडी। ओके, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक गेंद की तरह बढ़ता हुआ जो है सैंपल हम ये करते हैं। मतलब इसका मीनिंग बता रही हूँ मैं। ये कब यूज़ किया जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जब जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं या फिर सैंपल्स होते हैं उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तब ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्नोबॉल का मतलब होता है कि बर्फ़ की तरह जो गेंद होती है वो रोल करते हुए बड़ी हो जाती है। मतलब धीरे धीरे सैंपल्स को जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पहले कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग दूसरे पार्टिसिपेंट को सजेस्ट करते हैं। ये मेथड जो है उन केसेस में यूज़ की जाती है जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का मिलना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए HIV पेशेंट या फिर ड्रग एडिक्टेड की स्टडी में एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को रेफरेंस मिलता है। मतलब जो है सैंपल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एक दूसरे के थ्रू। मतलब इकट्ठे सैंपल्स नहीं मिलते, धीरे धीरे बढ़ते हैं और सैंपल्स मतलब एक दूसरे को रेफ़र करते हैं, उसके बाद ही जो सैम्पलिंग मिलती है। जैसे कि बर्फ़ की बॉल कैसे रहती है, पहले छोटी सी रहती है फिर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ के बड़ी बड़ी हो जाती है, वैसे ही स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है एक दो रिसिपेंट मिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो दूसरों को रेफ़र करते हैं और वो हमारे सैंपल के इसमें इंक्लूड होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।